लाजमी देना है, टेस्ट आपने देना नहीं, मुझे पता है। सर मैं हैं सर नहीं सर क्योंकि एक्सेस मैंने टर्मिनेट करा देनी है जिसने टेस्ट ना दिए। ठीक है, करा ले। लेकिन थ्योरी जब आएगी फिर आपने कहना नहीं मुझे नहीं समझ आ रही। अब जब थ्योरी शुरू होगी सर ऑनलाइन बिजनेस सवाल ही नहीं पूछ सकेंगे, कैसे पूछेंगे? देख लें आप। माइक ऑन कर वो आपकी मर्जी है, लेकिन टेस्ट ना दिया नहीं तो एक्सेस विल बी टर्मिनेटेड। आपको भेजना मुझे नहीं भेजना, टीए को भेजना है और पास भी होना चाहिए। वालेकुम सलाम। कल नहीं है बेटा आप हैं? लिए? अच्छा चलो बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, नोशनल कॉस्ट क्या होती है? जी, नोशनल कॉस्ट क्या होती है मिसाल के तौर पर? और और अकाउंटिंग नहीं आती? अच्छा, वो क्या होती है, कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? हाँ जी, इधर आपने बैठना भाईजान, इधर। आप मोबाइल भी यूज करते रहते हैं या कुछ पढ़ते रहते हैं उसमें से, क्लास में बैठे बैठे ही? ठीक है, प्लीज। और संक कॉस्ट क्या होती है? अच्छा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? हाँ शाबाश, पढ़ के आए हो, गुड, अच्छे बच्चे हो तुम। हाँ जी, ये क्लास में लोग पढ़ते हैं, वो क्लास में लोग नहीं पढ़ते, लड़कियां भी नहीं पढ़ती, लड़के भी नहीं पढ़ते, लफंड। हाँ भी जवान, चलो। पढ़ा है तुमने लेक्चर? रेलेवेंट कॉस्ट की तीनों अभी रिवाइज कर रहे हो? तो घर से क्या करके आए हो? हैं? नहीं लिया था? बताओ, रेलेवेंट कॉस्ट की कितनी खूबियां हैं, कौन कौन सी? है नहीं, ये पाए तीजी है, ये पहली बताओ रट्टा तरतीब से। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर में देनी हो, कैश में देनी हो और ड्यू टू, वो रेलेवेंट कॉस्ट है। क्यों पढ़ते हैं हम रेलेवेंट कॉस्टिंग का टॉपिक, बताएं वजह, क्यों पढ़े ये चैप्टर हम? किस तरह, किस तरह काम आता है डिसीजन मेकिंग में? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में सिर्फ आप रेलेवेंट कॉस्ट हाँ जी, तो जो आपको डेटा दिया होता है वो रेलेवेंट प्लस मिक्सचर दिया होता है। तो ये टॉपिक हमें फिल्ट्रेशन सिखाता है, ये चाय वाली पोनी है। ठीक है, ये सेपरेशन सिखाता है, रेलेवेंट कॉस्ट को अलहदा करने और इररेलेवेंट कॉस्ट को अलहदा करने। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट हमारी डिसीजन की कैलकुलेशन में कंसिडर होगी, इररेलेवेंट कॉस्ट हमारे डिसीजन की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं होगी। ठीक है जी, जी पूछें, पॉइंट पूछें, कोई मसला नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं जी। आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, अब आपका हक है सवाल पूछने का जी। नहीं है, ताल्लुक नहीं। हाँ, डिसीजन इम्प्लीमेंट हो या ना हो, तीन की, और उनमें से एक भी मिस हो जाए तो वो इररेलेवेंट। क्या मतलब? हाँ तब भी रहे, कोई एक भी पूरी हो रही हो तो इररेलेवेंट है, तीनों पूरी होना जरूरी है, कोई एक भी मिस हो तो वो इररेलेवेंट। और और कोई सवाल? हाँ जी, जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ओ, गर्मी लग रही है आपको जी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कोई भी कॉस्ट जो कि ड्यू टू डिसीजन गलत, नहीं पढ़ के आए।
कोई भी इनकम, future cash flow. हाँ जी, फिर एक एक्स्ट्रा ले आई हो। मुंडा कहना सी मैंने चाहिए नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं, ये फिर उधर ही रख दो ना बेटी, वहां पे ऑफिस में ही जहां से उस बच्ची ने पिक किया था कल, फिर वो ले लेगा मुझसे कोई। हाँ जी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? डिसीजन की वजह से हमें फ्यूचर में मिलने वाली कोई भी कैश की इनकम जो हमें कैश में मिलनी है, और डिसीजन की वजह से वो इनकम हमें कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मैंने पेज पढ़ने के लिए कहा था, पढ़े थे? जी भाईजान आप बताएं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? वो लास्ट मैन, एडिशनल, डिसीजन की वजह से जितना एडिशनल एक्सपेंस होगा तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, अच्छा आगे चलें। नेक्स्ट, रेलेवेंट कॉस्ट की टाइप्स क्या भाईजान, कौन कौन सी? अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है? नहीं, अगर हम कोई डिसीजन, हाँ अगर हम कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट करें तो डिसीजन की वजह से फ्यूचर में कोई भी कॉस्ट रिड्यूस होने का चांस हो, तो वो जो रिडक्शन इन द कॉस्ट ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीजन है, वो आपकी अवॉइडेबल कॉस्ट है। अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट इनकम होती है, एक्सपेंस होता है? अवॉइडेबल कॉस्ट, हाँ बोलने में कॉस्ट है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है तो वो रेलेवेंट इनकम है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी, हमने प्रीवियस लेक्चर में रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी। हमने कहा था हर वो कॉस्ट जिसमें तीन खूबियां मस्ट हैं, एक तो वो फ्यूचर की कॉस्ट हो, दूसरा कैश में पे करनी हो, तीसरा डिसीजन की वजह से पे करनी हो। ये तीनों खूबियां पूरी होना, एक भी खूबी मिस होगी तो वो इररेलेवेंट है, जिसको आप नोट दे के छोड़ देंगे, नोट दे के। ठीक है, हाँ उसके बाद हमने कहा था रेलेवेंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट ये होता है कि ये हमारी कैलकुलेशन में, हाँ जी, इसको हम अपनी डिसीजन मेकिंग की कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं। उसके बाद अगली बात हमने ये की थी कि रेलेवेंट कॉस्ट की चार टाइप्स हैं जी, इंक्रीमेंटल, अवॉइडेबल, उसके बाद थी डिफरेंशियल। ये आपने नोट्स पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं, ये वैसे भी आ सकता है डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में। और चलो भाई हीरो जवान, बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आपने बताना है जी, कल नहीं ना आए आप? आए थे जी, बताएं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जल्दी बताना है। इनकरेक्ट, कॉस्ट फॉरगो नहीं करनी पड़ती, बेनिफिट या इनकम फॉरगो करनी पड़ती है डिसीजन की वजह से। डिसीजन की वजह से कोई भी इनकम जाया चली जाए या छोड़ दे डेलिबरेटली, ऐसी इनकम को हम कहते हैं फॉरगॉन, इनकम फॉरगॉन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये नहीं कहना जो कॉस्ट फॉरगॉन हो, उठा कहते ही कोई भी इनकम जो आपको मिलनी हो फ्यूचर में कैश में, वो आपके डिसीजन की वजह से जाया चली जाए, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी मिसालें दो।
3 मिसालें बताई थी। लेक्चर पढ़ा ही नहीं। किधर रहते हैं तुम्हारे अब्बू? घर में ही होते हैं तुम्हें कहते नहीं पढ़ो? हैं शुडुल्ला आदमी। क्या कहते हैं? बताओ जो आती हैं फिर। ये कैसी हैं जो आती हैं वो याद नहीं। वो भी 7 लाइन बताई हैं। चलो ये अजान हो जाएगा। इधर आ, अबू से बात करा। मैं इधर आ जल्दी से। मैं तेरे अबू से बात करूं, बच्चा आपका पढ़ता नहीं। जल्दी से आ, जल्दी। नंबर बता। हाँ भाई, चलो अपने अबू का नंबर दो भाई, मुझे आजा। तुम पढ़ते पढ़ते नहीं हो? हैं? जल्दी आ जा इधर। बात करा मेरी अबू से। मैं कर बात भी कर लेता हूँ तो समझ आई। चुप करके पढ़ा कर, घर से पढ़ के नहीं आता, ऐसे ही आ जाता है जैसे तू मेरा रिश्ता लेने आया। हाँ? क्या कहता है? हंस रहा है? अब बेइज्जती रिकॉर्ड हो रही है, ऑन रिकॉर्ड बेइज्जती। वो जो घर बैठे होंगे वो भी चाहे अपनी अम्मी अब्बू को सुनवा रहे हो, ये देखें सर कैसी बातें कर रहे हैं। हैं? ये हमारे सर देखें कैसी कैसी बातें करते हैं। तुम पढ़ते ही नहीं यार, पैसे जाया कर रहे हो अब्बू के। आइंदा तुम्हें अगर ना आया तो मैंने तुम्हारे अब्बू तुम्हें निकाल देना क्लास से, या तुम्हारे अब्बू से बात करनी कि बच्चा आपका पैसे जाया करे, इसको कोई और काम कराएं, सीए छुड़वाएं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रेंटल इनकम नहीं थी, रेंटल इनकम फॉरगॉन थी। रेंटल इनकम फॉरगॉन। बेटा आप फेल हो जाओगे। क्यों मेरा बेड़ा गर्क कर रहा है, मेरे बोनस का दुश्मन है? रेंटल, मैं तेरे प्यार में नहीं कर रहा। रेंटल इनकम फॉरगॉन। दूसरा कंट्रीब्यूशन, हाँ जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन। हाँ जी, ये क्या होता है कोई बताए? कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन। जी हाँ जी, हमने कहा था सेल माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट। जब भी आपके डिसीजन की वजह से कोई भी बिजनेस की अदर एक्टिविटीज की सेल गिरती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी गिरती है। लाजमन सेल गिरती है तो क्या गिरती है? डिसीजन की वजह से। तो हम इन दोनों को गिराने की बजाय हम इनका नेट रिजल्ट होता है, हम इन दोनों को कम करने की बजाय कंट्रीब्यूशन को कम कर लेते हैं। तो डिसीजन की वजह से आपकी अदर बिजनेस एक्टिविटीज में कहीं भी सेल गिरेगी तो हम कंट्रीब्यूशन को कम करेंगे। वो जो कंट्रीब्यूशन रिडक्शन या कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इररेलेवेंट कॉस्ट की भी टाइप्स पढ़ी थी। उनमें कौन कौन सी थी? संक कॉस्ट,
ऐसी कोई भी कॉस्ट जो माजी में हो चुकी हो पे, कमिटेड कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसका प्रॉमिस किया हो कि हम पेमेंट कब करेंगे, फ्यूचर में अंडर द एग्रीमेंट। उसके अलावा ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन की वजह से सेव होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट को सही से सही एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो अकाउंटिंग प्रॉफिट को बिल्कुल एक्यूरेट निकालने की कोशिश में किया जाए, ऐसा हर एक्सपेंस जिसको जजमेंट की बेस पे लेते हैं, एज्यूम कॉस्ट कहते हैं, वो है नोशनल। क्या है? तो 4 कॉस्ट इररेलेवेंट है। जी बिल्कुल। जी, 9 माह का रेंट कमिटेड है। अच्छा, हमने कहा था कल की क्लास में कि हम आज बात करेंगे सबसे पहली बात के पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो 3 तरह से आता है। तो लिखें जी, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, यानी 3 टॉपिक्स आ सकते हैं इसमें से। कितने टॉपिक्स आ सकते हैं? या 3 तरह से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपने वैसे ही आंसर देना है। तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं कि आंसर का फॉर्मेट क्या होगा। क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। तो क्वेश्चन ये आप समझ लें, 3 सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर। पहला टॉपिक वो आपसे कहेगा कि कंपनी को एक स्पेशल ऑर्डर मिलने जा रहा है। स्पेशल वन ऑफ ऑर्डर, वन ऑफ का मतलब होता है हर रोज नहीं मिलता, कभी कभार मिलने वाला कंपनी को एक स्पेशल ऑर्डर मिलने जा रहा है। कंपनी ने अभी तक वो ऑर्डर एक्सेप्ट, ऑर्डर करने से पहले वो आपको डेटा दे रहा है और कहता है आप कंपनी को एडवाइस करें कि कंपनी को ये ऑर्डर परफॉर्म करना चाहिए कि, तो इस तरह एडवाइस करने को इवैल्यूएशन भी कहते हैं। इवैल्यूएशन। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक जो है वो क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब होता है कभी कभार मिलने वाला, वन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा पहला टॉपिक है। मतलब ये जब क्वेश्चन आएगा तो स्टोरी ये होगी कि कंपनी को एक ऑर्डर मिल रहा है और आपको रिक्वायरमेंट में लिखा होगा एडवाइस करें एंड रिकमेंड करें कि कंपनी को ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कि, तो आप रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पे ही एडवाइस करेंगे। किस बेस पर? तो एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट, लेकिन उसकी शेप तकरीबन इनकम स्टेटमेंट की तरह ही होगी। तो ये फॉर्मेट बना लें, लिखें। हाँ जी, अगर आप नहीं लिखना चाहते वो मर्जी है आपकी, तो आप जो बच्चे लिखते हैं तो वो साथ साथ लिखी जाएं। तो बेटा इसमें टेबल आप बनाएंगे और उस टेबल में पहली हेडिंग होगी रेलेवेंट इनकम या इनकम्स, वैसे एक ही होती है इसमें। हेडिंग क्या देंगे? रेलेवेंट इनकम, और आगे हेडिंग देंगे 2-3 लाइनें छोड़ के रेलेवेंट एक्सपेंसेस। ये ज्यादा होंगे। अब ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ ना, ये टेबल किस चीज का डिसीजन है कि कंपनी को स्पेशल ऑर्डर परफॉर्म करना चाहिए या, तो इसमें बिजनेस की एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज का कोई डाटा नहीं आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट कॉस्टिंग आपको सारा डाटा जो लिखना है वो ऑर्डर से रिलेटेड लिखना है, जो आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने बिजनेस की एग्जिस्टिंग कोई एक्टिविटी का डाटा, कोई इनकम या एक्सपेंस लिख दिया, तो ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल्स की वायलेशन होगी। ठीक है, उसके खिलाफ जा रहे हैं हम। हमने क्योंकि डिसीजन लेना है स्पेशल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही डाटा लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा रेलेवेंट इनकम में एक्स्ट्रा सेल रेवेन्यू।
वो जो आप स्पेशल ऑर्डर बना के देंगे उससे जितना रेवेन्यू आएगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से, वो रेवेन्यू लिखेंगे। अब रेवेन्यू पहले की तरह ही निकलेगा, सेल प्राइस इंटू सेल यूनिट्स, कोई मसला नहीं। तो एज्यूम होगा कैश में ये रेवेन्यू आपको मिलना है। तो एक्स्ट्रा से रेवेन्यू का मतलब है बिजनेस के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का से रेवेन्यू। एक्स्ट्रा का मतलब है इस ऑर्डर की वजह से जितना इजाफी आएगा, ठीक है। ये इसकी रेलेवेंट इनकम है। रेलेवेंट एक्सपेंसेस में सबसे पहले इस ऑर्डर को परफॉर्म करने के लिए जितना मटेरियल चाहिए होगा, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट लिख के माइनस करेंगे, एक्सपेंस है। लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट माइनस करेंगे। अगली चीज क्या होनी चाहिए? हाँ, लेकिन फिक्स और वेरिएबल इकट्ठे नहीं। पूरी डिसीजन मेकिंग में वेरिएबल ओवरहेड्स अलग लिखे जाएंगे। मैं बताता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड की रेलेवेंट कॉस्ट, हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड, यही रूल हमने आज पढ़ने, जो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं कि रेट शेड कैसे निकलेगा ये वो। वैसे अगर आपको याद हो तो पता नहीं मैंने कल बताया है कि नहीं बताया, कि जो डिसीजन मेकिंग है वो मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पे चलती है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह नहीं होता, निकालते ही नहीं हो, दिया भी हो सवाल में तो इग्नोर करें। हाँ ठीक है, कि नहीं समझ आ रही? तो इसमें ये जो आपने पूछा था कि रेट कैसे निकालेंगे, क्या आप रेट का डाटा ही नहीं लेना? रेट विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। डिसीजन मेकिंग एब्जॉर्प्शन से नहीं होती, वो किससे होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग से होती है। तो मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट लिखेंगे, लेबर की, वेरिएबल एफओएच की, उसके बाद किस चीज़ की? फिक्स्ड एफओएच की। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई खास नॉन करंट एसेट चाहिए तो नॉन करंट एसेट यूज करेंगे, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट नॉन करंट एसेट यूज करने की, नॉन करंट एसेट की, इसकी, ये नहीं कह रहा कि नॉन करंट एसेट ही लिख देना है, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है, वो बताएंगे अभी। ऐड जो हौसला, अभी मैं रूल पढ़ा नहीं रहा, मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके दिल में आ रहा होगा क्या आएगा, वो दिल को फिलहाल थाम के रखें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हैं? क्या कहते हैं? हौसला नहीं हो रहा? कह रहे हैं, आप कहते हैं कि हुने ही दस दो सारा कुछ। अच्छा जी, आगे आ जाए नेक्स्ट। मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, लेबर की, ओवरहेड्स के अलग अलग। कोई भी नॉन करंट एसेट है, जैसे आपने किराए पे ले लिया कोई एसेट, कोई कटिंग मशीन, ये वो खर्चा। और उसके अलावा कोई भी अदर रेलेवेंट कॉस्ट जो उसने क्वेश्चन में मेंशन की हो, तो चाहे सेलिंग है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे एडमिन है, कोई भी अदर रेलेवेंट एक्सपेंस उसने आपको दे दिया तो वो आप लेस करेंगे, ठीक है। ऊपर आपने सेल लिखी, ये सेल ऑर्डर से रिलेटेड है। और ये जो कॉस्ट लिखी, ये भी सारी किससे रिलेटेड है? वन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। इसमें एक भी फिगर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस की नहीं आएगी। जो भी इस टेबल में डाटा आएगा उसका ताल्लुक स्पेशल ऑर्डर के साथ होगा या स्पेशल ऑर्डर की वजह से होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रही? तो अब आप इस सारे को प्लस माइनस करेंगे तो ये जो नेट रिजल्ट निकलेगा, तो या ये पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव का मतलब है इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है। तो अगर नेट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो आप नीचे डिसीजन फिक्रा लिखेंगे। अगर पॉजिटिव रिजल्ट हो तो आप नीचे फिक्रा लिखेंगे, कंपनी शुड एक्सेप्ट, कंपनी शुड एक्सेप्ट
वन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा मोड़ा नहीं, पॉजिटिव है तो एक्स्ट्रा, चाहे वो 5 रुपए ही क्यों ना हो। नेगेटिव, हाँ जी, कंपनी आगे वो सारा वही है, शुड नॉट एक्सेप्ट। तो ये एक फिक्रा लिखने को कहते हैं डिसीजन स्टेटमेंट, और इसका एक नंबर होता है, चाहे आपका ऊपर सारा सॉल्यूशन गलती क्यों ना हो, इस फिक्रे लिखने का भी नंबर होता है। तो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आपने नेगेटिव रिजल्ट हो तो आपने कहना है कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं? पॉजिटिव हो तो कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए, नेगेटिव हो तो कंपनी को। अच्छा, अब इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, ये टेबल स्पेशल ऑर्डर को परफॉर्म करने से पहले है। किससे पहले है? यानी कंपनी को, आपने शायद कभी सुना हो, एक होता है प्रपोजल आना, ऑफर आना, कि कोई पार्टी क्लाइंट आ गया, वो कहता है मैंने काम कर दो, इसको कहते हैं ऑफर। आप उसकी तरफ से जब अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, इसको लॉ की जबान में बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो अभी ऑफर आई है, एक्सेप्टेंस आपने, एक्सेप्टेंस के लिए ही तो ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि ये सारी जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको डिसीजन मेकिंग कह रहे हैं, ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने से पहले अभी बैठ के कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में अगर हम ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या रेवेन्यू आएगा और क्या खर्चे होंगे। तो याद रखिएगा, इसमें जितना भी डाटा होता है वो फ्यूचर का होता है और एस्टिमेटेड होता है, एक भी फिगर एक्चुअल नहीं होगी। ये सारी फिगर जो डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होंगी वो फ्यूचर की एस्टिमेटेड होंगी, फ्यूचर की एक्चुअल नहीं होंगी। ये समझ आ रही है? एक्चुअल डाटा तब इस्तेमाल होगा जब आपने ये ऑर्डर परफॉर्म कर लिया और आपके पास असल फिगर्स आ गई हैं। तो ये जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये सारे फ्यूचर के किस डाटे से हो रही है? आल्दो आपके एस्टीमेट में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, लेकिन सिग्निफिकेंट गलत नहीं होगा। तो इसीलिए डिसीजन किया ही फ्यूचर के डाटे से किया जाता है, और जब भी फ्यूचर का डाटा इस्तेमाल करेंगे तो एक्चुअल डाटा होना जरूरी। तो बच्चों ये असूल कुछ याद कर लें। नंबर 1, डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल से होगी। डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ मिक्स की जाएगी। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के असूल, फिक्स कॉस्ट लेंगे तो सही, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है फिक्स कॉस्ट, वो अलहदा काउंट होगी, लिखेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन का लफ्ज इसमें इस्तेमाल होगा बार बार। उसके बाद अगली बात फ्यूचर के डाटे से होगी, इसीलिए इसमें सारा डाटा कौन सा होगा? एस्टिमेटेड होगा। कैश फ्लोस की बहुत ज्यादा अहमियत होगी। ये कुछ ऐसे असूल हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। कोई भी ऐसी खूबी जो रेलेवेंट कॉस्ट की, और वो एक भी खूबी मिस हो जाए तो वो चीज रेलेवेंट से इररेलेवेंट जाने में एक लम्हा नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो आपने फ्यूचर के डाटे से, एस्टिमेटेड डाटे से, रेलेवेंट कॉस्टिंग को यूज करते हुए मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के अंडर डिसीजन मेकिंग करनी है। और ये जो मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल को कहते हैं डिसीजन मेकिंग टेबल। क्या कहते हैं इसको? और इसका ये फॉर्मेट ऐसे ही होगा मोस्टली, मैं जब फैसला करूंगा ऐसे ही बनेगा टेबल, रेलेवेंट इनकम माइनस। अब ये होगा क्या कि पेपर में मटेरियल एक नहीं होगा, पेपर में मटेरियल होंगे 4। मटेरियल ए अलहदा लिखूंगा, बी अलहदा लिखूंगा, सी अलहदा लिखूंगा, डी अलहदा। लेबर भी 3 तरह की होगी, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड, एक होती है अनस्किल्ड। तो आपका सवाल फैल जाएगा। बस सिर्फ क्या होना है, इसने एक्सपैंड होना है, लेकिन जो बेसिक ढांचा होगा क्वेश्चन का वो यही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? नमाज पढ़ ले फिर आके बात करते हैं। ये पहला फॉर्मेट है। अब इसके रूल मैंने बताने, डिटेल रूल, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि 3 तरह के सवाल होते हैं। तो पहली टाइप मैंने डिस्कस, इसमें रेवेन्यू में मसला नहीं आना, मसला आपको ये रेलेवेंट कॉस्ट पे आना है। किस पे मसला आना है? चले नमाज पढ़ें फिर आके बात करते हैं, ठीक है? चलो।
हमने अगला जो आपसे वो पूछ सकता है, वो आपसे कह सकता है कि जनाब बिड प्राइस कैलकुलेट कीजिए। बिड प्राइस सेल प्राइस को कहते हैं बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये लिखेगा वो साथ लाजमी। और ये बिड प्राइस किसकी निकालनी है? वन ऑफ ऑर्डर की या वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अगर वो साथ ये ना लिखे बिड प्राइस ऑफ बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग ना लिखे, तो फिर आपका वो जो हमने चैप्टर 1 में बेसिक्स में नहीं पढ़ा था वो, हाँ, सेल प्राइस, फिर उसमें हर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग लिखेगा तो ये वाला टॉपिक इस्तेमाल होना है, बिड प्राइस बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग। नोट्स हैं आपके पास? जी, नोट्स में देखें, अगर आप नोट्स के पेज नंबर आए, जी पेज क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज 207 पर आए, क्वेश्चन 10। कौन सा क्वेश्चन है? 10। जरा इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पढ़िएगा। हाँ जी, क्वेश्चन 10 है, उसमें रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कहता है बाय यूजिंग द रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच कंप्यूट, ये बताते हैं मिनिमम प्राइस किसे कहते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन लिखा हुआ है ना बाय यूजिंग द। अच्छा, उसके ऊपर आए जरा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, इसकी रिक्वायरमेंट देखें क्या लिखा हुआ है। कंप्यूट द बिड प्राइस इफ कंपनी वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, अच्छा, बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट ओनली। समझ आ रही है? अगर मैं इसमें से उड़ा दूं बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट ओनली उड़ा दूं ना, तो यही सारा सवाल चैप्टर 1 का बेसिक्स का बन जाएगा, वो जो बेसिक्स आता था जिसमें रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, जो मर्जी आपको क्वेश्चन में जो भी कॉस्ट दी है वो सारी ऐड होगी। तो आपने इंग्लिश ध्यान से पढ़नी है। ये नहीं है कि जहां इंग्लिश में बिड प्राइस आ जाए तो वो रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं। बिड प्राइस का मतलब सेल प्राइस होता है, उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेना है। अब क्या रेलेवेंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेना है कि हर किस्म की कॉस्ट लेना है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर मैं आपसे कहूं देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 6 की रिक्वायरमेंट पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस पर यूनिट निकाल के दिखाएं। यूनिट प्राइस का मतलब क्या होता है? सेल प्राइस पर यूनिट निकाल के दिखाएं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर हम आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर, वैसे ही मैं चाह रहा हूं कि हम जरा रिक्वायरमेंट से अंदाजा लगा लें कि वो हमें किस तरह सवाल देता है। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट पर आए, क्या कहता है? स्टेट वेदर और नॉट। वो कहते हैं इतना लेंथी जी, इतना लेंथी क्वेश्चन आता है, इंग्लिश लिखी हुई है, परेशान नहीं होना। जरूरी नहीं है कि हर छोटा सवाल जो आपको नजर आ रहा है वो आसान हो और हर लेंथी सवाल जो नजर आ रहा है वो, लेकिन इस चैप्टर में से मैंने आपसे कहा 30 से 40 नंबर का पेपर है। अब 5-5 नंबर 8-8 वाले सवाल तो नहीं होंगे, अब 15, 18, 20, और इसमें कई सवाल पुरानी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले भी हैं। पुरानी कॉस्ट अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेटेड थी ज्यादा, और पुरानी कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड लास्ट सब्जेक्ट था। अब आपकी कॉस्ट जरा ग्रुप ए में आ गई है तो अब थोड़ी सी आसान हो गई है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो छोटे नंबरों के हैं, वो मैंने यहाँ पे अभी कॉपी नहीं किए क्योंकि वो किसी और टॉपिक के साथ लिंक्ड है, वो किसी और टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। समझ आ रही है बात आपको कि नहीं समझ आ रही? अच्छा, एक सवाल मैं अब आपके सामने ओपन कर रहा हूं,
आपने इस सवाल को देख के बताना है, और वो सवाल मैं जानबूझ के ओपन कर रहा हूं कॉस्ट के पास्ट पेपर में से, आई कैप के, जानबूझ के। जी, मेरे पास पड़े सारे पास्ट पेपर। तो स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन है, वो इधर नहीं आपको मिलेगा, वो मैंने छुपाया हुआ है, टेस्ट के लिए रखा हुआ है। रिवीजन के लिए भी कुछ सवाल रखे हैं, कोई ना कोई सवाल हमने कभी ना कभी कर लेना है। तो जो सवाल आपको अगर कभी नोट्स में नजर नहीं आ रहा, तो वो कहीं और किसी और चैप्टर में भी हो सकता है, या टेस्ट के लिए भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, जैस्मीन लिमिटेड। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। कंप्यूट द बिड अमाउंट। बिड अमाउंट किसे कहते हैं? बिड प्राइस को, जो कंपनी को कोट करनी चाहिए अगर कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन कमाना चाह रही है, 30%। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ बिड अमाउंट के साथ कहीं नहीं लिखा हुआ बाय यूजिंग। तो इस सवाल में सारे बच्चे कहते हैं ये रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या, हालांकि क्योंकि रिक्वायरमेंट में बिड लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई नहीं हो रही। ये आम सेल प्राइस का है, इसमें सारी गिवन कॉस्ट जो है प्लस क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है। समझ आ रही है? प्रॉफिट नहीं, सॉरी, कंट्रीब्यूशन ऐड करना है। समझ आ रही है बात आपको कि नहीं समझ आ रही? इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग क्यों दिखाया ये मैंने सवाल, और ये इस चैप्टर में क्यों नहीं है? क्योंकि ये असल में रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल ही नहीं है। एपरेंटली उसकी जो शेप है, जो रिक्वायरमेंट है, वो नजर तो आ रही है रेलेवेंट कॉस्टिंग की, लेकिन एक्चुअली वो रेलेवेंट कॉस्टिंग का टॉपिक का क्वेश्चन। और ये सवाल छोटा सा 10 नंबर का सवाल है। ऐसे भी सवाल आते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग में, परेशान नहीं होना। तो मैं अभी आपको डराना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा तो मैं बता रहा हूँ। तो ये बात ज़हन में रखें, बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट उसने कहा होगा। तो आ जाए जरा इस केस में। ये जो इस चैप्टर का सवाल है, ये मोस्टली सेक्शन बी में आएगा। सेक्शन बी जो है ना, उसमें 15-15, 18-18, 20-20 नंबर वाले सवाल आएंगे, और सेक्शन ए में जो है वो 10 नंबर तक का सवाल आता है। जी, इसका क्या फॉर्मेट होगा? अगर वो आपसे ये कह दे बिड अमाउंट निकालें या बिड प्राइस निकालें, तो आप बिल्कुल वैसे ही टेबल बनाएंगे जैसे आप पहले अपनी बेसिक्स वाले चैप्टर में बनाते थे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस। लेकिन जो आप कॉस्ट लेंगे ना, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? अब आपका जो फॉर्मेट होगा, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट, नॉन करंट एसेट की रेलेवेंट कॉस्ट जो यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, या कोई भी अदर रेलेवेंट कॉस्ट। तो ये सारी ऐड करेंगे। प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे, लेकिन प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन जो उसने परसेंटेज दी होगी वो ऐड करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी बिड प्राइस या बिड अमाउंट। ठीक है, समझ आती है? तो इसमें भी सारी रेलेवेंट कॉस्ट चाहिए आपको। रेलेवेंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपके पास बिड प्राइस या बिड
अमाउंट आ जाएगी। समझ आती है बात आपको? तीसरा जो इसने आपको दे सकता है क्वेश्चन या स्टाइल का, जी ये कर लिए, लिख लिया, जल्दी करिए जल्दी। तीसरा और आखिरी, हाँ जी, तीसरा और आखिरी, हाँ जी, तीसरा और आखिरी जो है क्वेश्चन वो आपको दे सकता है, वो आपसे कह सकता है मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करें। क्या निकालने को कह सकता है? हाँ, मिनिमम प्राइस या लोएस्ट बिड प्राइस। अभी मैंने एक सवाल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था मिनिमम प्राइस निकालो। मिनिमम प्राइस को लोएस्ट बिड प्राइस भी कहते हैं। ये है ही रेलेवेंट कॉस्टिंग की टर्म। हाँ, मिनिमम प्राइस होती क्या है? मिनिमम प्राइस वो कम से कम पैसे जो एक इदारे को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम अपने क्लाइंट से लेने चाहिए। लेते नहीं, सिर्फ अपनी मेंटालिटी के लिए, निगोशिएशन विद द क्लाइंट के लिए निकालते हैं ये। यानी जब आप क्लाइंट के साथ टेबल टॉक के लिए बैठे तो आपके माइंड में कौन सी प्राइस होनी चाहिए? मिनिमम प्राइस के मैंने इससे नीचे तो जाना ही नहीं ना। तो कोई भी इदारा, सुन लें, कोई भी इदारा अपनी कॉस्ट से कम पे काम नहीं करेगा। ये नहीं है कि मेरा खर्चा आ रहा है 5,000 रुपए और मैं क्लाइंट से 4,000 रुपए में मान आऊं। बेवकूफी होगा कोई बिजनेसमैन। हर इदारे की कोशिश होती है कि कम से कम मेरी कॉस्ट जो है ना वो क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो जब भी मैं टेबल टॉक के लिए बैठूंगा तो मैं अपनी कॉस्ट से नीचे प्राइस एग्री नहीं करूंगा। तो ये जो आपकी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट होती है ना, टोटल, इसी को मिनिमम प्राइस भी कहते हैं। यानी इदारा इससे कम प्राइस पे मानेगा नहीं। और ये कल क्लाइंट को नहीं बताते, ये आपके जहन में होती है, सीक्रेट होती है। ये अकाउंटेंट या जो भी मैनेजर है वो कैलकुलेशन करके जाता है जब क्लाइंट से निगोशिएशन करनी हो। तो अगर एग्जामिनर आपसे कहे मिनिमम प्राइस निकालें तो आपने यही सारा टेबल दोबारा बनाना है। लेकिन आपने ये टेबल कहां तक बनाना है? रेलेवेंट कॉस्ट तक। प्रॉफिट इग्नोर करना है। यानी अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो बिड प्राइस, प्रॉफिट ऐड ना करें तो मिनिमम प्राइस। क्या है वो? मिनिमम प्राइस। बाज दफा किसी क्लाइंट को फंसाने के लिए कि फ्यूचर में से बहुत काम मिलना है, हम उसको मिनिमम प्राइस पे भी काम कर देते हैं रियल लाइफ में। समझ आ रही है? हम उससे इस दफा कोई प्रॉफिट रिकवर, लेकिन अगली दफा जब आएगा वो तो पिछली कसर भी निकाल देंगे। हैं, समझ आ रही है? कस्टमर, लेकिन कस्टमर को नहीं पता होगा ना। इस दफा आपने कम से कम प्राइस पे उसको काम कर दिया तो वो कम से कम प्राइस क्या होती है? कॉस्ट से कम नहीं जाते आप, कॉस्ट ही रिकवर करते हैं अपनी। तो आप अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाएं, उसकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो वो आपसे कहेगा कि आप ना दो पैसे लिए, वो आप कहेंगे नहीं यार तुसी कॉस्ट पे रिकवर कर लो ना, अपनी खर्चा तो रिकवर कर लो, चलो प्रॉफिट ना लगो मेरे को। तो ये ऐसे ही होता है। अब रिश्तेदार वाली बात कोई नहीं है यहाँ पे, यहाँ समझाने के लिए मैंने मिसाल दिया है। तो कोई भी ऐसा क्लाइंट जिसके साथ आप टेबल टॉक पे बैठ रहे हैं, निगोशिएशन पर बैठ रहे हैं, या फ्यूचर में आपको उससे बहुत ज्यादा काम मिलने की उम्मीद है, तो पहली दफा उसको फंसाने के लिए, कैप्चर करने के लिए आप उसका काम कम से कम जिस प्राइस पे कर सकते हैं, या जो आपके जहन में निगोशिएशन के वक्त प्राइस होगी, उस प्राइस को कहते हैं मिनिमम प्राइस। और कोई भी बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट से कम प्राइस तय नहीं करता। तो मिनिमम प्राइस का दूसरा मतलब क्या है? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। तो एग्जामिनर आपको रिक्वायरमेंट दे कंप्यूट मिनिमम प्राइस, तो इसका दूसरा मतलब यह है कि प्रॉफिट इग्नोर करके आपने सारी रेलेवेंट कॉस्ट ऐड करनी है बस। प्रॉफिट दिया भी हो तो आपने उसको क्या करना है?
लेकिन अगर वो बिड प्राइस मांग ले बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट, तो देन आपने प्रॉफिट ऐड। अब होता क्या है कि जब मैं टेस्ट देता हूं ना, तो मैं उसमें रिक्वायरमेंट में लिखता हूं मिनिमम प्राइस, और ऊपर मैं प्रॉफिट भी देता हूं जानबूझ के कि 20% ऑफ द रेलेवेंट कॉस्ट, ये धारा प्रॉफिट ऐड करने की पॉलिसी रखता है। तो कुछ जवान जो कि गोगलू बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट ऐड कराते हैं, और बाद में फिर कहते हैं आपने तो कहा था ऐड करना है। ओ भाई, मैंने मिनिमम प्राइस में नहीं कहा था, मैंने किस प्राइस में कहा था, बिड प्राइस में कहा था, मिनिमम प्राइस में। तो यही सारा फॉरवर्ड आपने बनाना है, बस यहां तक आना है प्रॉफिट ऐड। तो इसके लिए नोट लिख लें, मिनिमम प्राइस के लिए प्रॉफिट को इग्नोर करना है। ठीक है, प्रॉफिट को क्या करना है, नहीं समझ आ रही, आ जाएंगे, चलें बस आगे आप खुद बना लीजिएगा, वो ऊपर से मटेरियल लेबर तो लिखना है, यही वाला सारी चीजें लिखनी है, ये ना दोबारा कहें ये क्या कर रहे हैं, लिख लेना खुद ही। आए जरा, हमने अब डिटेल्ड रूल्स पढ़ने हैं। तो मैं ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के टेबल में जो रूल्स हैं, पहले मैं करा रहा हूँ ओवरहेड्स के, तो लिखें जी ओवरहेड्स के रूल, लिख लें कॉपी पे, अब नोट्स छोड़ दे, क्योंकि नोट्स में ये फ्लो चार्ट वगैरह नहीं है और सारी समरी भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई एक आधा रूल मिसिंग हो, जानबूझ के मैंने रखा हो, ताकि क्लास में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो। जो घर से पढ़ने वाला है सेल्फ स्टडी पे, और जो क्लास में पढ़ने वाला है, दोनों को फर्क तो होना। तो बेटा ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के ओवरहेड्स होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड्स होते हैं, जिसको मैं आई क्या वैसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहता है, मैं उसको ज्यादातर एफओएच कहता हूँ, बस मुझे आदत पड़ी हुई है पुरानी। तो मैं उनको प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहने के बजाय क्या बोलता हूँ, एफओएच। इसके मध्य मुकाबले जो फैक्ट्री के नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इन्हीं को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो इसका मतलब है दो तरह की ओवरहेड्स कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन फैक्ट्री की, और दूसरी कौन सी होती है। अब ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, ये भी आगे से दो तरह के होते हैं, वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट, और दूसरी फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट। वेरिएबल एफओएच और दूसरे कौन से हैं। इसी तरह नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में हमारे पास होते हैं दो तरह के, सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंस, हाँ जी, सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। सेलिंग मार्केटिंग में भी वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, फिक्स सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंस। एडमिन कॉस्ट मैंने कहा था मोस्टली फिक्स नेचर की होती है, बताया था आपको। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने कहना है सर इतने लंबे फ्लो चार्ट को छोड़ के आप सिर्फ यही कह देते हैं कि ओवरहेड दो तरह के होते हैं पूरे बिजनेस में, वेरिएबल नेचर के और फिक्स नेचर के, चाहे वो फैक्ट्री के हैं चाहे वो नॉन फैक्ट्री हैं। वेरिएबल नेचर के और दूसरे कौन से हैं, फिक्स नेचर के। तो असूल समझ लें, वेरिएबल नेचर के ओवरहेड्स, जब भी कोई स्पेशल ऑर्डर होगा, कोई प्रोडक्ट बनेगी, हर अगला यूनिट प्रोड्यूस होके बिकेगा, तो वेरिएबल नेचर के सारे खर्चे होंगे, वेरिएबल नेचर के सारे खर्चे होंगे, चाहे वेरिएबल एफओएच है चाहे वेरिएबल सेलिंग है। जब भी कोई स्पेशल ऑर्डर बनेगा, कोई डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, तो वेरिएबल नेचर के खर्चे तो लाजमी होंगे। इसीलिए ये फ्यूचर में देने होते हैं, कैश में देने होते हैं, और डिसीजन की वजह से देने होते हैं, तो वेरिएबल नेचर के खर्चे ऑलवेज रेलेवेंट होंगे, जैसे भी दिए हों ये ऑलवेज रेलेवेंट एक्सपेंस होगा, चाहे वो वेरिएबल एफओएच है या चाहे वो वेरिएबल सेलिंग है। ऑलवेज रेलेवेंट एक्सपेंस होगा।
ऑलवेज क्या होगा, रेलेवेंट एक्सपेंस होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? वेरिएबल क्यों रेलेवेंट है ऑलवेज, वेरिएबल ओवरहेड्स, चाहे वो फैक्ट्री के, क्यों? अगर प्रोडक्शन होगी स्टोव फैक्ट्री में तो भाई मशीनें चलेंगी, फ्यूल कंज्यूम होगा। नहीं हो रही ऑर्डर की प्रोडक्शन, कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं आ रहा तो नहीं हो रहे। प्रोडक्शन होगी तो ये खर्चे होंगे, प्रोडक्शन और सेल नहीं होगी तो ये खर्चे। तो इनका क्लोज लिंक होता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी के साथ। इसीलिए जब भी कोई स्पेशल ऑर्डर आएगा और आप उसे परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये खर्चे ओवरहेड्स में वेरिएबल वाले तो लाजमी आने हैं। फिक्स वाले में प्रॉब्लम है कि फिक्स वाले दो तरह के होते हैं। अगर तो फिक्स ओवरहेड बिजनेस की एग्जिस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। कौन से रिलेटेड है? एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं जिनका ताल्लुक आपकी पुरानी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, पुरानी एग्जिस्ट बिजनेस की प्रोडक्ट्स हैं, वो वाले होते हैं। और एक होते हैं एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड जो ड्यू टू होते हैं स्पेशल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा खर्चे देने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं देने पड़ेंगे। तो बेटा ये जो एग्जिस्टिंग वाले होते हैं ना, इनका ताल्लुक क्योंकि स्पेशल ऑर्डर की वजह से नहीं हो रहे, ये तो ऑर्डर करें या ना करें ये तो पहले भी हो रहे थे, तो ये इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। और ये जो एडिशनल वाले होंगे ये हमेशा क्या होंगे, ये रेलेवेंट कॉस्ट। और ये एडिशनल का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट है। समझ आ रही है? ये एडिशनल अमाउंट इन्फ्लेशन की वजह से एक्स्ट्रा नहीं देने पड़े, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं इस वजह से एक्स्ट्रा जितने भी फिक्स खर्चे होंगे वो सारे रेलेवेंट है। इधर भी दो एरो बनेंगे ऐसे ही, एग्जिस्टिंग है कि एडिशनल है वो आप एरो खुद बना लें। उसके जितने भी फिक्स हैं उसमें दो एरो होंगे। कौन से दो एरो होंगे? एग्जिस्टिंग फिक्स सेलिंग, एडिशनल फिक्स सेलिंग, एग्जिस्टिंग फिक्स एडमिन, एडिशनल। यानी इसमें दो हेड बनेंगे, एग्जिस्टिंग वाले हैं या अगर एडिशनल है तो रेलेवेंट है, अदरवाइज एग्जिस्टिंग चाहे वो फिक्स्ड एफओएच हो, चाहे फिक्स सेलिंग हो, चाहे फिक्स्ड एडमिन हो, हर किस्म के एग्जिस्टिंग फिक्स इररेलेवेंट है। ये दो एरो अब आप खुद इस तरह बना लें, ये जैसे मैंने एक बनाया ना फिक्स्ड एफओएच में, आप इस तरह दो खुद बना लें। एक इररेलेवेंट होंगे दूसरे रेलेवेंट। तो एग्जिस्टिंग फिक्स सेलिंग का क्या करना है, यानी वो सारे सेलिंग के खर्चे जो इदारे के एग्जिस्टिंग है, और एडिशनल फिक्स सेलिंग भी हो सकते हैं। हाँ जी, इन कौन से रेलेवेंट होंगे? क्यों एडिशनल वाले क्यों रेलेवेंट होंगे? क्योंकि ये हमारे स्पेशल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहे हैं। तो ये रेलेवेंट एक्सपेंस या रेलेवेंट कॉस्ट होंगे, और ये वाले क्या होंगे, इररेलेवेंट, इग्नोर करेंगे, नोट दे के छोड़ देंगे। और ऐसे ही एरो इधर बन जाएगा। ठीक है, वो लिख लेंगे एडमिन में। एग्जिस्टिंग वाले इररेलेवेंट, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एडमिन। और दूसरे वाले रेलेवेंट। अब आई कैप जो है ना, इसमें एक और मसला भी है, बल्कि आई कैप में क्या हमारी कॉस्ट में ये मसला है। और वो मसला ये है कि एक ही चीज के कई नाम होते हैं, एक ही चीज के कई नाम होते हैं। तो ये जो आपके मैंने एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स बताए ना, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड, ये जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड होते हैं इसके क्या और नाम है, वो नाम लिख लेंगे आप सारे, क्योंकि वो नाम बदल बदल के आपको तंग करेगा। जो इररेलेवेंट वाले होते हैं एग्जिस्टिंग फिक्स भी कहते हैं उन्हें, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स। जर्नल फिक्स्ड ओवरहेड भी उसका यही नाम है, जर्नल भी कहते हैं इनको, जो एग्जिस्टिंग वाले होते हैं। एलोकेटेड भी कहते हैं, एलोकेटेड या एलोकेशन।
इन्हीं का एक और नाम होता है एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड। एग्जिस्टिंग वालों को डिवाइड करके जब लिखते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं लिखेगा तो इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड लिख देगा। अगला नाम है अपोर्शन। ये सारे एक ही चीज के नाम है। एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, अपोर्शनमेंट या अपोर्शन, ये एक ही चीज के नाम है। और ये सारे मुराद कौन से होंगे? एग्जिस्टिंग। अब आपको ये नामों का रट्टा होना चाहिए। आपको ये नाम आता है, मुश्किल का नाम देके वैसे लोग कहते हैं रेलेवेंट ही होना है। और भाई सही तरह से रट्टा लगाएं, अब यहाँ रट्टा चलेगा। अपोर्शन, एब्जॉर्ब, एलोकेटेड, जर्नल या एग्जिस्टिंग। असल में हम अकाउंटेंट को एक बीमारी होती है कि हमने ओवरहेड जो है ना उसको प्रोडक्ट्स में डिवाइड करना होता है रेट से, एब्जॉर्प्शन रेट से। तो वो जो डिवाइड आप कर रहे होते हैं ना रेट शेड की मदद से, वो एग्जिस्टिंग वाले फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं जो आप डिवाइड कर रहे होते हैं। कौन से वाले होते हैं वो? हाँ, जो एडिशनल होते हैं ना वो डिवाइड नहीं कर रहे होते हम, वो पूरे के पूरे लिखने हैं हमने रेलेवेंट। तो जो एडिशनल वाले फिक्स्ड ओवरहेड हैं उसके क्या नाम है? और अब वो आपको नामों की मार मारेगा कि ये बच्चे को याद ही नहीं होने नाम। एडिशनल वाले को ये भी कहते हैं। बस खत्म हो गई हमारी बात। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड। दूसरा क्या नाम है? तीसरा नाम है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है की वजह से, डिसीजन की वजह से, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो हो रहे हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ये तीन नाम आ जाए तो ये तीनों नाम रेलेवेंट को शो कर रहे हैं। ऊपर वाले को 4-5 नाम आ जाए वो सारे ही रेलेवेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? एग्जिस्टिंग, जर्नल, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब, पोर्शन या एडिशनल, इंक्रीमेंटल या अगला क्या नाम है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। समझ आ गई? एग्जाम्पल 23, 24 और 25, ये तीन एग्जाम्पल घर से करके लानी है आपने। 23, 24, 25, कौन सी एग्जाम्पल करनी है? 23, 4 और चले फिलहाल 23 चलो कर लो यहीं बैठ के कैलकुलेटर पे ही पढ़ लो। बस पढ़ने का काम है, आर्ट है रीडिंग। इसको एक दफा पढ़ लो जरा, आंसर नहीं देखना, एग्जाम्पल देखनी है। अच्छा, मैंने ना आंसर में इंग्लिश बहुत लिखी हुई है समझाने के लिए, शायद मैंने कल भी बताया था। तो वो आपने उसकी इंग्लिश पे नहीं जाना कि सर ने इतनी कैलकुलेशन के साथ साथ इंग्लिश भी नहीं लिखनी, नहीं। आपने सिर्फ एक फिक्रा लिखना होता अगर मांगा जाए तो। वो कहता है एक प्रोजेक्ट है, बल्कि सॉरी पहले रिक्वायरमेंट कहता है कैलकुलेट टोटल रेलेवेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। वो जो स्पेशल ऑर्डर वगैरह करना है उसका नाम उसने प्रोजेक्ट रखा है। एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए 3600 लेबर आवर चाहिए और वो प्रोजेक्ट कितने अरसे में कंप्लीट होगा? 1 साल में। कितने घंटों में कंप्लीट होगा? कंपनी हैज वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। वेरिएबल ओवरहेड तो जैसे भी दिए वो ले लेने हैं। हाँ जी, एब्जॉर्प्शन रेट कितने रुपीस का है वेरिएबल ओवरहेड का? यानी अगर 1 घंटा प्रोजेक्ट पे काम हो तो कंपनी के 8 रुपए के पर आवर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे। हर 1 घंटे के बदले कितने होंगे? तो रेलेवेंट, हमें ये तो रेलेवेंट होते हैं, तो आप मुझे बताएं जी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट रेलेवेंट। तो 8 रुपए पर आवर है इनटू क्या आता है? 28,000 एंड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ रुपीज। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है ये एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट की बेस पे निकला होता है। इसके पीछे फॉर्मूला लगा होता है बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। इसमें एडिशनल वाले नहीं होते।
ये रेट निकला किसकी वजह से होता है? तो ये जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं, जो कि ये 4 रुपए वाले रेट की बेस पे दिए हुए हैं बेटा, ये एग्जिस्टिंग वाले होते हैं। कौन से वाले? और ये रेलेवेंट नहीं होते तो डैश डाल दें। डैश का मतलब है ये रेलेवेंट नहीं है, ना टेबल में ना लिखे तब भी काम चल जाएगा। मैं लिख रहा हूं आपको गाइड करने के लिए कि ये नहीं ले रहा मैं एक्चुअली। ये 4 रुपए क्यों नहीं ले रहा? ये एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एफओएच की बेस पे निकला है और हमें फिक्स में चाहिए एडिशनल। वो एडिशनल की अमाउंट बताई होगी क्लियर। कहते हैं एक जूनियर अकाउंटेंट ने क्या किया है, उसने टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाले हैं 43,200 और उसने पता है कैसे निकाले हैं? 8 जमा 4 12 वो करके। तो वो गलत है, उसका जूनियर ने जो काम किया सारे गलत है, एज्यूम करें तो उसी अपने तरीके नाल करना है, ठीक है। कहते हैं एंड इन एडिशन टू इट, ये जो पीछे लिखे हुए हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा, एडिशन टू इट एक एक्स्ट्रा वेयर हाउस चाहिए होगा, विल बी नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए एक एक्स्ट्रा वेयर हाउस चाहिए होगा। विल बी नीडेड का मतलब फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है। प्रोजेक्ट के लिए चाहिए कि एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज के लिए चाहिए? ड्यू टू वाला पॉइंट भी आ गया। और रेंट कैश में देना होता है। कितना रेंट आपको पे करना पड़ेगा? तो आपको 1800 रुपया पर मंथ रेंट देना पड़ेगा। यानी वो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को अगर आपने किया ना, जो कि 1 साल वाला है, तो आपको हर महीने 1800 रुपए का रेंट देना पड़ेगा, जो कि पिछले खर्चों के अलावा है, एडिशनल है वो। तो लिखेंगे जी अगली ये जो एडिशनल रेंटल कॉस्ट है ये रेलेवेंट होगी, क्योंकि रेंट फिक्स होता है। कितनी अमाउंट रेलेवेंट होगी? 1800 रुपये पर मंथ। 12 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कितना आता है? लें जी, ये टोटल कर लें। ये रेट वाले कभी फिक्स नहीं लेने, ये एग्जिस्टिंग होंगे। जो रेट की बेस पे नहीं दिए हुए थे वो एग्जिस्टिंग थे। टोटल कर लो, ये जवाब आ जाएगा 50,400। ये हमारी रेलेवेंट ओवरहेड्स का आंसर है। और ठीक है, घर से कौन सी एग्जांपल करके लानी है? एग्जाम्पल 24 25 पान खाओ इतने जरा प्लीज। 25 पहले नंबर पे नहीं करनी, 24 करनी है पहले नंबर पे, 25 सबसे लास्ट में करनी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है उसका सवाल? आपने पूरा हल नहीं करना, आपने पढ़ना है तो सारा पढ़ लो, जो भी है पहला पैराग्राफ जरूर पढ़ना। तो आपने जो ट्रीटमेंट करना है वो उसके बुलेट नंबर सी की हेडिंग नंबर सी का करना है। किस नाम से हेडिंग दी हुई है? प्रोडक्शन। अभी मैं टुकड़ों में कुछ सवाल कराऊंगा, टुकड़ों में, यानी मैंने उसका भी एक टुकड़ा करवाना है उस सवाल का, क्वेश्चन 1 का। वो टुकड़ा कौन सा वाला है? पॉइंट सी ओवरहेड से। और क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक टुकड़ा कराना है, बस और नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा बुलेट करके लाना है? बुलेट नंबर 7। सवाल चाहे आप पूरा पढ़ लें, लेकिन आपने जो ट्रीटमेंट सॉल्व करना है ना, वो कौन सा करना है? बुलेट नंबर 7 और 8, बस। इसका मतलब है आज मैंने क्या काम दिया है? एग्जाम्पल 24 क्वेश्चन 1 का सी पॉइंट। आप जब तक ऊपर वाला पैरा नहीं ना पढ़ेंगे, आपको ये नहीं पता चलना कि प्रोडक्ट बनानी क्या है, कि नए यूनिट बनाने में खपते रहोगे। तो पहला पैराग्राफ तो लाजमी पढ़ना है, बाद में चाहे डायरेक्ट इधर आ जाए। मिडल वाले पैराग्राफ छोड़ दें, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का बुलेट नंबर कौन सा करना है? फिर आखिर में ये करना है एग्जाम्पल 20। डेफिनेटली जब आप घर से करके आएंगे तो मसाइल होंगे, आपको परेशानी होगी। जहां फंस जाए वो जर्नल रूल चलता है कि रेलेवेंट कॉस्ट फ्यूचर की होती है, कैश में देनी होती है, और ड्यू टू कोई ये खूबी भी मिस हो रही हो तो वो इररेलेवेंट। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। किसी ने कोई सवाल? सर ये एग्जांपल दोबारा समझा दें, हैं क्या समझ रहे हैं? बताएं बताएं, क्या समझना है? कौन से एग्जाम्पल समझा दें?
जी जी, जिसने जाना है आप जा सकते हैं। ये वाली क्या समझ नहीं आ रहा, पूछें भाईजान, माइक ऑन करें और सवाल पूछे, माइक ऑन करके सवाल पूछें। जी जी पूछें। ये एग्जाम्पल इस रूल पे बेस कर रही है, ये जो रूल ऊपर लिखवाया था मैंने अभी, कि वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज रेलेवेंट, फिक्स एग्जिस्टिंग वाले रेलेवेंट नहीं होते, एडिशनल वाले रेलेवेंट हैं। जी बेटा, आप माइक ऑन करके पूछें, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हैं जी? क्या कहते हो बेटा? समझा तो दिए 23वें एग्जाम्पल। नहीं समझ आ रही? चलो ओके, फिर रिकॉर्डिंग चेक कर लें, देख लें, शायद मिल जाए आपको दोबारा। ओके जी भाई।